अचानक चलते हुए भी कहीं चोट लग जाती है, तो अगर आपको ध्यान हो तो अगर हमें कहीं भी चोट लगता है, अगर वहाँ का टिश्यू इंजर्ड होता है तो वहाँ से एक रेड कलर का पिगमेंट का फ्लो शुरू हो जाता है, जिसे साइंस की भाषा में हम लोग बोलते हैं ब्लड। यानी कि अगर हमें कहीं चोट लगता है, वहाँ का टिश्यू इंजर्ड हो जाता है, तो वहाँ से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। अब ये ब्लड बहना शुरू तो हो जाता है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो कुछ मिनट में या कुछ देर बाद ही खुद से ही बंद हो जाता है, यानी कि कुछ देर बाद ब्लड का फ्लो अपने आप रुक जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही ब्लड बहना शुरू हुआ तो वो तुरंत उस जगह को तेजी से बंद कर देते हैं, ठीक है। और वो जैसे ही बंद करते हैं तो ब्लड का जो ब्लड है वो थोड़ा पहले ही बहना रुक जाता है ना, यानी कि कंट्रोल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ब्लड बहना शुरू कैसे हुआ, और अगर बहने भी लग गया तो वो किस तरीके से रुक चुका है, किस तरीके से रुक जाता है, और वहाँ से ब्लड का वेस्टेज कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग को, कि हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट कैसे होता है, या फिर अगर कहीं कट पीट जाता है तो वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग को कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑटोनॉमी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्लड क्लॉटिंग, और ब्लड क्लॉटिंग के कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग को रोकना भी ज़रूरी है। ये उतना ही ज़रूरी है जितना ब्लड क्लॉटिंग कराना ज़रूरी है, उतना ही रोकना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग सा टॉपिक। मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही लार्ज एक प्रोसेस है जिसका नाम है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग का बहुत थोड़ा सा हिस्सा हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग 9th और 10th के सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, तो लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। बट ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है ब्लड क्लॉटिंग का। आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन वे में और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, सबसे पहले जरूरी ये है। तो चलिए समझते हैं आसान भाषा में सबसे पहले, क्योंकि इंग्लिश तो पढ़ते रहेंगे ना, इंग्लिश तो बुक में भी दिया है, लेकिन समझाना है ना, हम समझाने हैं, ठीक है। तो देखिए, ब्लड क्लॉटिंग को हम लोग कोएगुलेशन भी बोलते हैं, यानी कि ब्लड कोएगुलेशन भी बोला जाता है ब्लड क्लॉटिंग को, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग में होता क्या है कि जो ब्लड है वो हमारा पहले तो फ्लो के फॉर्म में होता है, यानी कि लिक्विड होता है जो कि आसानी से फ्लो कर सकता है। लेकिन ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है कि ये एक प्रोसेस के बाद क्या करता है कि ये धीरे धीरे लिक्विड से गाढ़ा होने लगता है, ठीक है। और गाढ़ा होते होते ये जेल में चेंज हो जाता है ना, जेल में बदल जाता है, जिसके कारण इसको हम लोग नाम देते हैं कि ब्लड की क्लॉटिंग हो चुकी है, ठीक है। देखिए कैसे। Coagulation or clotting is a process through which blood changes from liquid and becomes thicker like a gel, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोएगुलेशन या क्लॉटिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें ब्लड लिक्विड से चेंज होकर गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होकर के एक जेल की तरह से वो हो जाता है। जेल आपने देखा है ना, जेल किस तरीके का होता है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है, लेकिन वो गाढ़ा होता है ना, कि इतना वो होता है कि वो बह नहीं सकता है, फ्लो नहीं कर सकता, आप जिसको वहाँ रखोगे वो वहीं रह जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा ब्लड क्लॉटिंग। हमने समझा ब्लड क्लॉटिंग किसे कहते हैं। यहाँ पे आपका जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म से गाढ़ा होते होते जेल की तरह से हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोएगुलेशन इज पार्ट ऑफ ए लार्जर प्रोसेस कॉल्ड हेमोस्टेसिस, ठीक है। ये जो ब्लड क्लॉटिंग है ये एक बहुत ही लार्जर प्रोसेस का नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेमोस्टेसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? हेमोस्टेसिस, इसको याद रखिएगा। देखिए, हम लोग ब्लड को कैसा टिश्यू मानते हैं? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है ना। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी किया जाता है कि व्हाई वी कंसीडर ब्लड एज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इसको कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों मानते हैं, क्योंकि ब्लड वाला चैप्टर तो हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी का जवाब नहीं आया तो अगले वीडियो में हम आपको इसका आंसर भी बहुत अच्छे से दे देंगे, ठीक है। चलिए, फिलहाल देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ गया कि कोएगुलेशन एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है जिसका नाम हम लोग देते हैं हेमोस्टेसिस।
साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम लोग बोलते हैं हेमोस्टेसिस। ठीक है, चलिए अब ये जो क्लॉटिंग है ये दो तरीके से होती है। ठीक है, दो तरीके से होती है, मतलब कह सकते हैं कि 2 स्टेप्स, मतलब कि पहले ये जो होता है ये टेम्पोररी क्लॉटिंग होती है और जो दोबारा होता है उसको हम लोग परमानेंट क्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये टेम्पररी और परमानेंट क्लॉटिंग क्या है, अगर आपको ध्यान हो तो हमारे ब्लड में ब्लड कोलेप्सल्स पाए जाते हैं जिसमें से WBC, RBC और प्लेटलेट होते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट को हम लोग जानते हैं कि प्लेटलेट क्लॉटिंग में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो सबसे पहला क्लॉटिंग का काम है वो कौन करता है, वो प्लेटलेट ही करता है, जिसे हम लोग टेम्पररी क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए समझेंगे इस चीज़ को भी, और इसके आगे हम लोग समझेंगे कि अब ये जो टेम्पररी क्लॉटिंग है इसको हम लोग टेम्पररी क्यों कह रहे हैं। ठीक है, इसे हम लोग टेम्पररी क्यों कह रहे हैं और आगे परमानेंट क्लॉटिंग किसे कहेंगे इसको चलिए देखते हैं। तो चलिए, तो टेम्पररी क्लॉटिंग सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि टेम्पररी क्लॉटिंग हुआ कैसे। पहले हमारा हाथ कट जाए, है ना, बिना कटे तो हम लोग का ब्लड बहेगा नहीं, और जब तक ब्लड नहीं बहेगा तो हम लोग क्लॉट किसको कराएंगे। ठीक है, तो चलिए समझ लीजिए कि ये है हमारा एक ब्लड वेसल। ठीक है, क्या है, ये है हमारा एक ब्लड वेसल, रक्त वाहिनी समझ लीजिए हिंदी में, यूपी बोर्ड वालों, ये है एक रक्त वाहिनी ब्लड वेसल, और यहाँ से लग गया कट, मान लीजिए आप सलाद काट रहे हो किचन में और आपको लग गई चोट चाकू से, तो कट गया आपका हाथ और यहाँ से ब्लड बहना शुरू हो गया है, यानी कि यहाँ पे टिश्यू इंजरी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हो गया हमारा टिश्यू इंजरी और ब्लड बहना शुरू हो गया। तो अब चलिए कराते हैं टेम्पररी क्लॉटिंग, किससे, प्लेटलेट से। प्लेटलेट कैसे टेम्पररी क्लॉटिंग कराता है, अगर हम लोग कहें कि व्हाट इज टेम्पररी क्लॉटिंग, तो हम लोग कह सकते हैं कि बाय एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट इन इंटेंगल्ड फॉर्म इज कॉल्ड टेम्पररी क्लॉटिंग। ठीक है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, बस मैंने यूं ही आपको समझाने के लिए। देखिए, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, अब आपको यदि याद हो तो ये जो प्लेटलेट है ये कोई सेल नहीं होता है। ठीक है, प्लेटलेट सेल नहीं होते हैं, इसलिए इनका अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, ये बड़े बड़े सेल्स के टुकड़े हैं। ठीक है, जिनका कोई अपना शेप नहीं है, ये किसी भी शेप के होते हैं, और इस शेप से फायदा ये होता है कि ये एक दूसरे में आसानी से एंटेंगल्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एंटेंगल्ड, यानी कि फंस जाते हैं, आराम से उलझ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो एंटेंगल्ड फॉर्म है इसका मतलब क्या है, इजी टू एंट्रैप्ट ईच अदर, एक दूसरे में फंसने में इन्हें आसानी होती है, इनका जो अनिश्चित आकार है इसकी वजह से। ठीक है, चलिए ये जो टेम्पररी क्लॉटिंग है ये प्लेटलेट्स के द्वारा कराया जाता है, उनके एग्रीगेशन से, और इनका जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जो प्लेटलेट होते हैं, ये एक एंटेंगल्ड फॉर्म में जुड़ करके, उलझ करके टेम्पररी क्लॉटिंग का निर्माण करता है। ठीक है, अगर क्लॉटिंग यहाँ हो रही है तो हमें परमानेंट क्लॉटिंग की क्या जरूरत है, वो इसलिए जरूरत है क्योंकि ये जो प्लेटलेट है ना, इसका जो ये पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए इसके बाद थोड़ी सी इंजरी और होती है तो ये आसानी से इसके टिश्यू रप्चर हो जाते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ये रप्चर हो जाते हैं, यानी कि वो फिर से तहस नहस हो जाती है और वापस से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो हमें ब्लड को कंट्रोल करना है ना, ब्लड को रोकना है, जो भी फालतू ब्लड बह रहा है उसको रोकना है। ठीक है, तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम लोग टेम्पररी क्लॉटिंग अगर खराब हो गई तो हम लोग परमानेंट क्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको हल्का बुखार होता है तो जाते हो डॉक्टर के पास, तो पहले क्या करता है, बहुत नॉर्मल सी दवा देगा कि चलिए भाई ठीक हो गए। ठीक है, अगर ठीक नहीं हुए तो दोबारा जाते हो तो कहता है कि जाओ ब्लड टेस्ट करवाओ, अगर टाइफाइड है तो फिर आराम से इंजेक्शन लगाएगा और फिर 21 दिन दवा चलाएगा आराम से। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर टेम्पररी क्लॉटिंग से बात नहीं बनती है तो वापस से हमारी बॉडी करती है परमानेंट क्लॉट। ठीक है, अब ये जो परमानेंट क्लॉट है ना, ये इनके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे आपके क्लॉटिंग फैक्टर होंगे और ऐसे भी फैक्टर होंगे जो क्लॉट करने से रोकते हैं। देखिए, ब्लड में इन दोनों फैक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जितना जरूरी ब्लड को क्लॉट कराना है उतना ही जरूरी ब्लड के क्लॉटिंग को रोकना भी है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी इंजर्ड हो गई, कहीं से चोट लग गया और बेकार से ब्लड बह रहा है, यानी कि बेवजह वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है और ब्लड वेस्ट होते जा रहा है, बह रहा है, तो वहाँ पे हमें क्लॉटिंग बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन
क्या हो अगर ये ब्लड हमारे बॉडी में ही क्लॉट करना शुरू कर जाए तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, है ना। इंसान मर भी सकता है अगर ब्लड की क्लॉटिंग ना रुकी तो, है ना। तो इसलिए ये दोनों फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। चलिए अभी देखते हैं हम लोग कि ये इसका जो स्टेप है वो कैसे होता है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ब्लड को बॉडी में क्लॉट करने से कौन सा फैक्टर रुकता है और किस तरीके से होता है ये चीज़ें, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं परमानेंट क्लॉटिंग, जिसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारा टिश्यू इंजर्ड हो गया है, ठीक है। और टिश्यू इंजर्ड होने के बाद प्लेटलेट्स अपना काम कर चुके हैं, यानी कि प्लेटलेट्स ने जो टेम्पररी क्लॉटिंग बनाई थी वो अब हो गई है खराब, वो हो गई है, बिगड़ गई है। और अब हम लोग को शुरू करना है परमानेंट क्लॉटिंग, ठीक है। तो जो प्लेटलेट्स हैं वो हो चुके हैं रप्चर और हम शुरू करेंगे टेम्पररी क्लॉटिंग, ठीक है। तो प्लेटलेट्स के रप्चर होने के बाद यहाँ पे जो सेकेंड एक स्टेप होता है, प्लेटलेट्स हो चुके हैं रप्चर और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, एक फैक्टर होता है जिसका नाम है हिपैरिन। क्या नाम है? हिपैरिन, हिपैरिन, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करता है। तो चलिए, जैसे ही प्लेटलेट रप्चर हुआ तो क्या होगा, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा और जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा आपका हिपैरिन हो जाएगा इनएक्टिव, ठीक है। किसके कांटेक्ट में आने से? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से आपका जो हिपैरिन है वो हो जाएगा इनएक्टिव। अब चलिए, अब ये आ ही गए हैं तो इनको समझ लेते हैं कि ये कौन है। ये हमारी बॉडी में ब्लड में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो मैंने एक जिक्र किया था अभी कुछ देर पहले कि हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग को रोकना ही उतना ही जरूरी है जितना कि उसको करना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो हिपैरिन है ये क्या करता है कि बॉडी में ब्लड कहीं क्लॉट ना करे, इस चीज को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। जैसे ही कहीं थोड़ा सा इसको गड़बड़ लेगा ये वहां से ब्लड क्लॉटिंग को शुरू कर देता है। हिपैरिन ब्लड क्लॉटिंग को होने से रोकता है ब्लड में, देखिए। और अगर ये ब्लड क्लॉटिंग को होने से रोक रहा है और जहाँ पे अगर मान लीजिए कि इसका अच्छा सा कोई बंदोबस्त नहीं किया गया तो ब्लड को बॉडी में क्लॉट करने से तो रोकेगा ही, अगर कहीं कट पिट गया तो वहाँ भी क्लॉट करने से रोकने लग गया तब तो इंसान का ब्लड बहता ही जाएगा, है ना। और एक वक्त ऐसा आएगा जब सारा ब्लड बह के खत्म हो जाएगा और इंसान भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हिपैरिन का जो काम है वो बहुत ही सोच समझ के निर्धारित किया गया है कि ब्लड में जब तक ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं होगा ये हमेशा एक्टिव रहेगा, ठीक है। यानी कि जैसे ही ब्लड को लगा हवा या फिर ब्लड आया ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, हिपैरिन हो जाएगा वहाँ पे इनएक्टिव और वहाँ पे जो ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो हो जाएंगे एक्टिव और तुरंत से ब्लड को जमाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि हिपैरिन जो है वो ब्लड के अंदर जब तक रहेगा वो ब्लड को क्लॉट नहीं करने देगा, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा हिपैरिन मर जाएगा और हिपैरिन के मरते ही बाकी जो ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो ब्लड को जमाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये मेन काम था हिपैरिन का। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है ना। अगर ब्लड की क्लॉटिंग जरूरी है और अगर ब्लड की क्लॉटिंग जरूरी है कहीं तो वैसे उतना ही जरूरी है कि बॉडी में ब्लड ना क्लॉट करे, उसके लिए हम यहाँ पे फैक्टर काम करता है जिसे हम लोग बोलते हैं हिपैरिन, ठीक है। आई होप आपको हिपैरिन का काम समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब जो अगला स्टेप है वो है हमारा प्लेटलेट्स हो गए रप्चर, हिपैरिन हो गया इनएक्टिव, ठीक है। अब हमारे ब्लड में रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक फैक्टर होता है हमारी बॉडी में जो कि कैल्शियम के साथ मिल करके थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण करता है। क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम से मिल करके थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण करता है। अब आप सोचिए कि हम लोग तो ऐसा सोचते हैं ना कि कैल्शियम का काम तो बस हड्डियों को मजबूत करने के लिए है, क्योंकि अगर हड्डियों में थोड़ा सा दिक्कत होता है या हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप खाने में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाइए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, ये जो कैल्शियम है ये हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देख सकते हैं कि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? थ्रोम्बोकाइनेज, जिससे हमारे ब्लड क्लॉटिंग की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है। आइए थोड़े से काम देख लेते हैं कैल्शियम के। तो यहाँ से मैंने एक एरो दे दिया इधर। तो देखिए कैल्शियम जो है
ये कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी कैल्शियम का इम्पोर्टेंट रोल होता है, वहाँ भी हमें ज़रूरत होती है किसकी, कैल्शियम की, ठीक है। और रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग, आप देख ही रहे हो कि थ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, कैल्शियम की, ठीक है। यानी कि ये हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज होगा और क्लॉटिंग के लिए भी इसकी जरूरत है, हमें हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता है, ठीक है। और साथ ही में लैक ऑफ कैल्शियम कैन कॉज ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो वहाँ पे हमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है, वहाँ भी हमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है, अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ कैल्शियम रिएक्शन नहीं किया तो थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण नहीं होगा, है ना। थ्रोम्बोकाइनेज नहीं बनेगा तो आगे के रिएक्शंस कैसे कंप्लीट होंगे, राइट, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, कैल्शियम का ध्यान में रखिएगा। और साथ ही में मैंने ये इसलिए बनाया ताकि आपको ध्यान रहे इन सारी चीज़ों का, कि ये जो गलत फहमी है माइंड में कि कैल्शियम का यूज सिर्फ हड्डियों के लिए है, तो ये गलत बात है, ये सारी चीज़ों में भी कैल्शियम का यूज होता है, ठीक है। चलिए, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन चेंज हो गया कैल्शियम से रिएक्शन करके थ्रोम्बोकाइनेज में, ठीक है। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है, इट विल एक्टिवेट द इनएक्टिव फॉर्म्स प्रेजेंट इन ब्लड। अब जो ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद हैं, उनको एक्टिव करने का काम कौन करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज। आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे कैल्शियम से रिएक्शन ना होता तो थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज में चेंज नहीं होता, और जब तक ये चेंज नहीं होगा तो जो बाकी के क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो कैसे एक्टिव होंगे, है ना, जो इनएक्टिव फॉर्म में है ब्लड में, ठीक है। तो चलिए, तो आगे हमारे बॉडी में जो प्रोथ्रोम्बिन है जो कि है इनएक्टिव फॉर्म में, उसको थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, एक्टिव करता है थ्रोम्बिन के रूप में, क्या करता है, थ्रोम्बिन के रूप में इसको कर देता है कन्वर्ट, ठीक है। चलिए, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, हम वापस से एक बार रिवाइज करेंगे। तो प्रोथ्रोम्बिन है इनएक्टिव फॉर्म में, जिसको थ्रोम्बोकाइनेज ने चेंज कर दिया थ्रोम्बिन में, यानी कि जब ये इनएक्टिव फॉर्म में है तो इसको हम लोग कहेंगे प्रोथ्रोम्बिन, और जैसे ही ये एक्टिव फॉर्म में होगा इसको हम लोग बोलेंगे थ्रोम्बिन, ठीक है। चलिए, अगला जो स्टेप है वो ये है, अगला और लास्ट स्टेप जहाँ पे हमें परमानेंट क्लॉटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये जो हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसमें फाइब्रोनेजन पाया जाता है, ठीक है। अब ये भी होता है इनएक्टिव फॉर्म में, तो फाइब्रिनोजेन जो होता है इसके जो टिश्यूज कह सकते हैं, ये धागे की तरह होते हैं, है ना, धागे की तरह पतले पतले इस तरीके से। तो अगर आप सोचिए कि कोई ऐसी चीज है, ऐसा कोई रास्ता है, मान लीजिए कि गटर, मान लीजिए गटर मत मानिए, जैसे कि मान लीजिए कोई पाइप है, उसमें से आप वाटर को फ्लो करा रहे हो, पानी को बहा रहे हो, ठीक है। जैसे सिंचाई होती है ना खेतों वगैरह में, तो आप तो उतना देखने को नहीं मिलता है, बट मान लीजिए कि अगर ये पाइप है और यहाँ से आप पानी का फ्लो करा रहे हो, ठीक है, और यहाँ से पाइप फट गया, क्या हो गया, पाइप फट गया। तो अगर आप सोचो कि इस तरह की किसी चीज से आप इसको बहने से रोक लो, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी तो इसके बीच बीच से तो पानी बहेगा ही बहेगा, है ना, बहेगा ना। तो इस तरीके से फाइब्रिनोजेन को भी चेंज कर दिया जाता है, किसमें, फाइब्रिन में। अब ये जो फाइब्रिन है ये नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर को बनाता है। अब ये जो आपका फाइब्रिनोजेन था वो इस तरीके के स्ट्रक्चर में था। अब ये जो फाइब्रिन बनने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो जब भी हम पट्टी करवाने जाते हैं तो वहाँ पे दो तरह की पट्टियाँ देखने को मिलती हैं। एक जो होता है वो बहुत ही इस तरीके का होता है ना, बहुत ही दूर दूर उसके धागे लगे होते हैं, ठीक। और एक जो होता है उसके धागे थोड़े नजदीक नजदीक लगे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्म कर देता है कौन, फाइब्रिन। फाइब्रिनोजेन का जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, इसको कन्वर्ट करने के बाद देखिए फाइब्रिनोजेन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है ना, तो जब इसको हम लोग एक्टिव फॉर्म में करते हैं तो ये फाइब्रिन बन जाता है और ये नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर का निर्माण करता है और अंततः ये परमानेंट क्लॉट को कर देता है, यानी कि परमानेंट क्लॉटिंग कर देता है। देखिए, अब आप सोचिए कि यहाँ पे परमानेंट क्लॉटिंग कैसे होगी, क्योंकि जैसे ही मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ से हमारा पानी बह रहा था, राइट, पानी बह रहा है। अब यहाँ पे हमने लगा दिया इस तरह का जाल, ठीक।
पानी तो खैर निकल जाएगा, ब्लड में हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो ये ब्लड वेसल है यहाँ से कट गया था, तो यहाँ पे हमने कर दिया क्लॉटिंग, और यहाँ से बहते बहते ब्लड में जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो एक जाल जैसा हो गया है ना, एक नेट जैसा स्ट्रक्चर हो गया है, तो यहाँ पे बहते बहते जो भी और फैक्टर्स आएंगे तो वो यहाँ पे जमना शुरू हो जाएंगे, एक एक करके इकट्ठा होते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जबकि ये बिल्कुल ही ये जो आपका फाइब्रिन है, ये जो फाइब्रिन है, इसका जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा फुल, और फाइनली आपका जो ब्लड है वो बाहर बहना शुरू हो जाएगा और वो अपनी दिशा में बहना प्रारंभ कर देगा या शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये था आपके ब्लड के क्लॉटिंग का प्रोसेस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ठीक है। हमारी बॉडी किस किस तरीके से करने के बाद एक्टिव इनएक्टिव फैक्टर्स को करने के बाद परमानेंट ब्लड क्लॉटिंग करती है, और यहाँ पे जो फंसे होते हैं इस नेट लाइक स्ट्रक्चर में, कुछ दिनों बाद हमारे स्किन पे हल्का मैरून टाइप का या ब्लैक टाइप का कुछ जैसे जमा हो जाता है, यही सारी चीज़ें जो भी यहाँ फंसी होती हैं, फिर हम लोग कुछ दिन बाद उसको हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर ये जो क्लॉटिंग होना शुरू हुआ है वो अभी अंदर से सॉफ्ट ही है और आप हटाते हो तो वो फिर वापस से ब्लड फ्लो करना शुरू कर देता है ना। तो आज के बाद नहीं वो कीजिएगा, जब तक वो कुछ दिन छोड़ दीजिए, जब वो बिल्कुल अच्छे से स्किन वहाँ की बढ़िया हो जाएगी, आराम से आप हटाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो टेम्पररी परमानेंट क्लॉटिंग का हम लोग करते हैं शुरू। तो सबसे पहले होगा टिश्यू इंजरी, यानी कि हमारा हाथ पैर जो भी हो कट जाएगा, हमारी स्किन कट जाएगी, वहाँ की टिश्यू इंजर्ड होगी। फिर इंजर्ड होने के बाद जो टेम्पररी क्लॉटिंग किया गया था प्लेटलेट्स के द्वारा, वो हो जाएंगे रप्चर, यानी कि जो टेम्पररी क्लॉटिंग होगी उसका होगा सत्यानाश। और हिपैरिन जो कि हमारे ब्लड में क्लॉटिंग को रोकता है वो मर जाएगा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही, क्योंकि जैसे ही स्किन कटेगी तो ब्लड बाहर आएगा, और ब्लड बाहर आएगा यानी कि हवा के कांटेक्ट में, और जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आएगा हमारा हिपैरिन जो है वो मर जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हिपैरिन मरेगा आगे का काम शुरू हो जाएगा। तो फिर इसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा ब्लड में, और थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ कैल्शियम करेगा रिएक्शन, और रिएक्शन करने के बाद फाइनली एक फैक्टर बनाएगा जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये जितने भी इनएक्टिव फॉर्म्स हैं हमारे ब्लड में उनको करेगा एक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिव करता है, जब ये इनएक्टिव फॉर्म में है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन, और जब ये एक्टिव फॉर्म में है तो इसको हम लोग नाम दे रहे हैं थ्रोम्बिन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया है इनएक्टिव फॉर्म्स का एक्टिव फॉर्म में हो चुका है, ठीक है। लास्ट स्टेप में फाइब्रिनोजेन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है उसको एक्टिव करेगा फाइब्रिन में, है ना। अब ये जो फाइब्रिनोजेन है वो एक्टिव हो जाएगा फाइब्रिन में। तो फाइब्रिनोजेन का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इससे हमारा काम नहीं बनने वाला है, इसलिए इसका कन्वर्ट होता है क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही रहेगा, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग एक्टिव कराएंगे तो ये फाइब्रिन के साथ नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और फाइनली ये जो आपका नेट लाइक स्ट्रक्चर है इसमें आके आपके प्लेटलेट्स जो भी हैं WBC RBC आके फंसना शुरू हो गया, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी क्लॉटिंग कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे फंसते फंसते बिल्कुल बंद हो जाएगा और आपके ब्लड को बाहर बहने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, और फाइनली आपका जो क्लॉटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके बताइएगा। आज का जो टॉपिक था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि जितनी भी बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं हमारे साथ, हमारी बॉडी के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं, उनके पीछे बहुत ही बड़ा एक रीजन होता है और बहुत बड़ा प्रोसेस भी होता है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगले सेशन में हम लोग कवर करेंगे हार्ट को और बाकी के पार्ट जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम में यूज होते हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।